नमस्कार। मिशन हेल्थ के फोन इन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है गर्भावस्था, पंजीकरण एवं परिवार नियोजन। कहते हैं कि एक स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु को जन्म देती है और इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ये जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है कि ज़िला चिकित्सालयों में किस तरह की सुविधाएं और जांचें गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं, इस बात की जानकारी होना। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और दर्शकों, अगर आप डॉक्टर साहब से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई आपकी जिज्ञासा है, तो सीधे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288-698, 0522-4076-802 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। और आपसे हम एक निवेदन करेंगे कि जब भी आप अपना प्रश्न पूछें, अपने टीवी सेट की आवाज़ थोड़ी कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। तो डॉक्टर साहब, जब तक फ़ोन कॉल्स आना शुरू होती हैं तब तक हम ये जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के लक्षण क्या हैं। जब मासिक धर्म उसका मिस होता है तो पहला लक्षण वही होता है जी। साथ में ही उसके स्वाद में कुछ बदलाव आता है, उसको कुछ गंध जो है विशेष महसूस होने लगती हैं और कभी कभी मतलियाँ आने की भी शिकायत जो है गर्भवती महिलाओं के द्वारा की जाती है। डॉक्टर साहब, गर्भवती महिला को अगर गर्भ ठहर गया है तो उस दौरान किस तरह की सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो वो ये पहचान जरूर करा लें कि वो वास्तव में गर्भवती हैं या नहीं हैं। केवल जो मैंने लक्षण बताए उनके आधार पर ही ये महसूस करना कि वो गर्भवती है उचित नहीं होगा। साथ में ही उनको भारी वज़न ना उठाएं, खुश रहें, आराम करें, अच्छे खान पान का ध्यान रखें और जो भी नियमित गतिविधियां हैं उनको वो बखूबी अंजाम दे सकती हैं। कोई विशेष इसके अलावा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब, जो गर्भावस्था के दौरान 4 जाँचें की जाती हैं, वो 4 जाँचें कौन सी हैं? सबसे पहली जाँच जो पहली तिमाही है गर्भ की, उस दौरान अपना वो पंजीकरण कराएं और अपने को जो है पंजीकरण के साथ साथ स्वास्थ्य की जांच कराएं। उसके बाद दूसरी तिमाही में एक जांच और तीसरी तिमाही के पहले हाफ में और दूसरे हाफ में एक जांच। इस तरह से 4 जांचें होती हैं। प्रत्येक जांच में उनका वज़न, ब्लड प्रेशर, उनका हीमोग्लोबिन, उनकी ब्लड शुगर, HIV, सिफिलिस, ये सारी जांचें और साथ में ही अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें अगर संपादित की जाती हैं तो अगर कोई भी उनके शरीर में दोष होता है, कोई परेशानी होती है तो आइडेंटिफाई हो जाती है और हम आगे उसका जो है निराकरण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने पंजीकरण की बात कही, तो पंजीकरण कराने में आशा बहुओं की क्या भूमिका होती है? आशा बहुएं घर घर जाती हैं, वो हमारी महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि वो सही समय पे जाके अपना पंजीकरण करा लें। आशाओं के द्वारा प्रेरणा पाकर जल्दी से जल्दी पंजीकरण कराया जा सकता है। वो आपको सही जगह पे ले जाएंगी। आजकल हम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी कर रहे हैं, तो अगर स्वास्थ्य इकाई पर जाना है तो आशा आपको वहाँ पर जाने में प्रेरित करेगी कि कैसे वो किस अस्पताल में जाएं। ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों में या जिला स्तरीय अस्पतालों में ये जाँचें हो रही हैं तो वहाँ पर भी आशा ले जाती है। तो डॉक्टर साहब, एक फ़ोन कॉल हमारे लिए आ रही है और हेलो हेलो जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं सुमन सिंह बोल रही हूँ बलरामपुर से। जी, आप अपना मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या गर्भावस्था के दौरान खाने पीने का कुछ विशेष ध्यान रखना होता है? निश्चित रूप से एक गर्भवती महिला अपने अलावा अपने बच्चे को भी शरीर में पाल रही होती है, तो उसके लिए उसको 2 गुना खाने की आवश्यकता कहा जाता है अक्सर ही। लेकिन विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि खून की कमी शरीर में होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो फलों का सेवन, चतुरंगा खाना हम लोग कहते हैं, हरा, सफ़ेद और अनाज और प्रोटीन का काफ़ी सेवन होना चाहिए। तो अगर हम मल्टीपल डाइट्स लेंगे और गर्भावस्था में विशेषकर होता क्या है कि महिला को भूख कई बार नहीं लगती है या वो पूरा खाना जितना वो पहले खाती थी उतना नहीं खा पा रही होती है, तो जो उसकी खुराक है उसको वो 2 या 3 बार की जगह 4 से 6 बार अगर कर दे, मतलब जो मील्स हैं उनके बीच में भी कुछ अगर खा लेगी तो उसके लिए हितकर रहता है। जी, ये बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आशा बहुओं की भूमिका के बारे में, तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं गर्भवती महिला के पंजीकरण में। तो आइए देखते हैं इसी पे एक लघु नाटिका। जी।
उल्टी हो रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे वाह, उल्टी हो रही है और कह रही कुछ नहीं हुआ। रुको मैं दवा लेकर के आता हूँ। अरे चुप पे बैठ नरेश, बहू ठीक है? क्या माँ, उसके उल्टी हो रही है और आप कह रही वो ठीक? अरे कोई आज पहली दफा उल्टी कर रही है? कई दिन से कर रही है उल्टी। क्या कई दिन से उल्टी हो रही और किसी ने कुछ बताया भी नहीं? क्यों शीला? अरे अब बहू क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। बाप बनने वाला है तू। क्या? शीला, अब हमारी जांच से भी पता चल गया है कि तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। अब तुम्हें अपना ख्याल रखने के साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे का भी बहुत ख्याल रखना होगा। जी दीदी, रखूंगी। नरेश भैया और चाची अंदर आ जाइए। क्या हुआ भौजी? चाची का अंदाजा बिल्कुल ठीक था, तुम बाप बनने वाले हो नरेश भैया। अब किसी दिन आकर अस्पताल में शीला का पंजीकरण करवा लो। अस्पताल में पंजीकरण? वो क्यों भौजी? पंजीकरण इसलिए कि किसी भी समय अगर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की जरूरत हो तो एम्बुलेंस या डॉक्टरी सहायता गर्भवती महिला को दी जा सके। और सबसे बड़ी बात यह है रमेश भैया कि जच्चा बच्चा मृत्यु दर को कम करने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। समझे कि नहीं? समझ गया भौजी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पंजीकरण के बाद मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड तथा सुरक्षित मातृत्व की पुस्तिका दी जाती है। पंजीकरण के बाद 4 जांचों का सिलसिला शुरू होता है। गर्भवती महिला को जरूरी टीके लगाए जाते हैं, आयरन की गोलियां दी जाती हैं और कई दूसरी गोलियां भी दी जाती हैं। ये भी बताया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान वो क्या खाए, कितनी मात्रा में खाए और कब कब खाए, और भी बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, समझे कि नहीं? अब लेके आओगे? भौजी, इन सब जांचों में तो बहुत रुपए लग जाते होंगे ना? अरे कोई पैसा नहीं लगता, ये सब बिल्कुल मुफ्त होता है। बल्कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की अनुदान सहायता धनराशि भी आपको बैंक खाते के माध्यम से पंजीकरण के बाद दी जाती है। हाँ बेटा, पंजीकरण तो जरूर करवा लेना। अब किसी दिन शीला को लेकर अस्पताल आओ, मैं उसका वहाँ पंजीकरण करा दूंगी। बहुत मेहरबानी आशा भौजी। ये कोई मेहरबानी नहीं नरेश भैया, ये तो मेरा फर्ज है। शीला, ये रहा मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, ये सुरक्षित मातृत्व की पुस्तिका और ये आयरन की गोलियां। सुनो, इसे संभाल कर रखना और जब भी अस्पताल आना तो इसे साथ लेकर आना, भूलना नहीं। जी 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 दीदी, जरूर। और हाँ, प्रसव के बाद दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखने के लिए परिवार नियोजन के साधनों को भी अपनाना जरूरी होता है और इसकी भी जानकारी अस्पताल में दी जाती है। और परिवार नियोजन के साधन भी मुफ्त में मुहैया कराए जाते हैं। ठीक है भौजी। और हाँ, अब तुम दोनों जाओ, मैं बीच बीच में तुम्हारे घर आती रहूंगी। कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। ठीक है भौजी, ठीक। ध्यान रखना शीला का। जी जी।
डॉक्टर साहब, लघु नाटिका में बहुत विस्तार से और अच्छे से समझाई गई हर चीज़, और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में या आस पड़ोस कोई गर्भवती महिला है तो उसका पंजीकरण ज़रूर कराएं। डॉक्टर साहब, हम खाने पीने की बात कर रहे थे, और जैसे कि आयरन की गोलियां गर्भवती महिलाओं से कहा जाता है लेने के लिए, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि इसको लेने पे उनको कभी कभी कुछ दिक्कतें आती हैं। दरअसल आयरन की गोलियों के बारे में इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं कि लोगों को लगता है कि इससे दिक्कतें आती हैं। जी। वास्तव में ऐसा नहीं है, बहुत ही सुरक्षित गोलियां हैं। नया जूता पहनने पे भी कभी कभी पैर काट देता जी, है, बिल्कुल। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, सभी को ऐसा नहीं होता। अगर किसी महिला को कोई समस्या आ रही है तो वो अपने एएनएम बहन जी से या डॉक्टर से बात कर सकती है। आमतौर से 3-4 दिन सेवन के बाद गोलियों का असर शुरू हो जाता है, और किसी महिला को जो तकलीफ़ें हो रही होती हैं, कुछ कभी कभी जी मिचलाता है, तो वो वैसे भी मिचला रहा था, वो समस्या जो है फिर उसके बाद नहीं रहती है। जी हाँ, लैट्रिन थोड़ी काली हो जाती है, ऐसा जो है हमारी एएनएम बहन जी भी बता देती हैं। वो कोई समस्या नहीं है, वो एक उचित तरीका है। अगर सेवन आप करेंगे तो काला लैट्रिन जो है, पखाना आपका काला हो सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे और जुड़ चुके हैं, अजय जी, कानपुर से। अजय जी, हेलो। हेलो अजय जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्ते मैम, हम अजय कानपुर से बोल रहे हैं। जी। सर से सवाल पूछना था जी जी। कि एक बच्चे से और दूसरे बच्चे में दिन में कितने समय की डिफरेंस होना चाहिए? एक गर्भावस्था के बाद जो माँ है वो काफ़ी अपना कुछ खो देती है, मतलब उसके शरीर में कुछ कमियां आती हैं, तो उसकी भरपाई के लिए 3 साल का समय जो है वो उचित रहता है। तो अगर 3 वर्ष का अंतर रखा जाए तो वो सबसे श्रेष्ठ है। जी, 3 वर्ष का अंतर 2 बच्चों के बीच में रखना, क्योंकि उस समय तक माँ का शरीर फिर से भरपाई कर लेता है। डॉक्टर साहब, जैसे आयरन की गोलियों की बात हुई, और कौन कौन से ऐसे फल और सब्जियां हैं जिनके सेवन से आयरन की कमी पूरी की जा सकती है? सबसे ज़्यादा उचित है हरी साग सब्जी। जी। तो जितनी भी पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत उचित हैं, वो बहुत आवश्यक हैं। इसके अलावा काफ़ी फलों में जो जूस वाले फल हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है, अनार है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। मौसमी फल मैं कहना चाहूँगा, या जो लोकली अवेलेबल फल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जब आपको सेब मिलेगा तभी शक्ति आएगी। जो बेर मिल रहा है, अमरूद मिल रहा है, वो हर फल उस महिला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके शरीर में जो है काफ़ी मदद करता है। तो कोई भी मौसमी फल सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि गुड़ का सेवन करने से भी आयरन की मात्रा जो है शरीर में बढ़ सकती है, तो कुछ घरेलू उपाय भी किए जा सकते हैं। गुड़ है, आपकी लोहे की कढ़ाई में जो खाना बनाते हैं वो बहुत अच्छा है, तो गुड़ तो वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है। जी। डॉक्टर साहब, अगर देखने में आता है आजकल थायराइड की समस्या महिलाओं में अक्सर देखने को मिलती है, तो अगर गर्भवती महिला को थायराइड है तो क्या उसके शिशु को भी ये बीमारी होने की संभावना रहती है, या इसका कुछ उपाय है? थायराइड के लिए कुछ दवाइयाँ चलती हैं, और उन दवाइयों का सेवन अगर महिला पहले से वो उसको पता है कि वो थायराइड से ग्रसित है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, तो जो भी दवाइयाँ जो हैं उनको बताई गई हैं उनका सेवन लगातार करते रहें, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि गर्भावस्था में इसकी पता चलता है जांच होने पर, तो उस स्थिति में चिकित्सक उनको सलाह देंगे। हमारे सरकारी अस्पतालों में जो इसकी औषधि है वो मुफ्त उपलब्ध है, उसका लगातार सेवन करने से ये समस्या रोकथाम हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि यदि माँ को थायराइड की समस्या है तो बच्चे को भी होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे को वो समस्या हो जो माँ को भी है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे और जुड़ गए हैं। हेलो, देवरिया से। हेलो। हाँ मैम, हम देवरिया से अजय बोल रहे हैं। हाँ जी अजय, बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि आयरन की गोली खाने की जो सलाह दी जाते हैं जी, तो ये आयरन की गोली का अस्पताल में फ्री में लेते हैं या पैसा लगता है? आयरन, कैल्शियम, एल्बेंडाजोल या कोई भी औषधि जो आवश्यक है गर्भवती महिला के लिए, वो सारी की सारी दवाइयाँ फ्री हैं, मुफ्त हैं। इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं खर्च करना है। चाहे आप सरकारी अस्पताल में आकर ये दवाइयाँ ले रहे हों, या उपकेंद्र में, या जो बुधवार और शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे VHND सत्र होते हैं, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, उन पर आ रहे हैं। हर गर्भवती महिला को दी जाने वाली सारी की सारी दवाइयाँ फ्री हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ तक कि जो 1 रुपये का पर्चा हमारा बनता है, यदि महिला गर्भवती है और किसी अस्पताल में अपनी जांच कराने के लिए आती है या कोई भी उपचार कराने के लिए आती है, तो उसकी भी वो 1 रुपये की फ़ीस भी उनको नहीं देनी पड़ती है। जी।
डॉक्टर साहब, जैसे आयरन की गोलियों का महत्व तो हमें पता चल गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रसव के दौरान महिला को खून की कमी हो जाती है या इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए खून की व्यवस्था किस तरह करी जाती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्भावस्था में काफ़ी महिलाओं में एनीमिया होता है जी। तो एनीमिया से निपटने के लिए, बचने के लिए आयरन की गोली का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर से हम 1 गोली का सेवन सलाह देते हैं और जिनमें एनीमिया होता है उनको हम 2 गोली प्रतिदिन सेवन करने का सलाह देते हैं। फिर भी यदि डॉक्टर कहते हैं कि एनीमिया ज़्यादा है तो कई बार गर्भावस्था के दौरान ही आयरन सुक्रोज इत्यादि के इंजेक्शन्स लगा के उस खून में जो आयरन की कमी है उसकी भरपाई की जाती है। यदि कुछ भी निपटारा नहीं होता है और अंत में आप सीधे पहुंचते हैं और अस्पताल में आपको आवश्यकता होती है ब्लड की, तो वो ब्लड की सुविधा भी प्रदेश सरकार के द्वारा निःशुल्क की गई है। गर्भवती महिला को अगर प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वो निःशुल्क है, उसमें भी कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर औरैया से हमसे जुड़ी हैं। हेलो जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि गर्भावस्था के दौरान जो है कितने महीनों पर जांच करानी चाहिए एक गर्भवती महिला को? जांचें कब कब करानी चाहिए? जी जांचें कब कब करानी चाहिए ये जानना चाहती हूँ मैं। जी देखिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से जो निर्देश हैं उनके हिसाब से तो गर्भवती महिला को 4 जांचें कम से कम करानी चाहिए। पहली जांच तो पहली तिमाही में ही। जो पंजीकरण की बात अभी लघु नाटिका में हमारी आशा बहन ने कहा, वो एक तरह से गेटवे है। जो एक सुरक्षित प्रसव है उसके लिए पंजीकरण बहुत ज़रूरी है और पंजीकरण जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। अगर पहली तिमाही में ही आप जो है अपनी एएनएम बहन जी के सामने जाकर अपना पंजीकरण करा लेते हैं तो वहाँ से जाँचों का सिलसिला शुरू होता है। दूसरी जाँच दूसरी तिमाही में होनी आवश्यक है। तीसरी और चौथी जांच तीसरी तिमाही में होनी आवश्यक है। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ महिलाएं उच्च जोखिम युक्त होती, किसी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ या शुगर का खतरा है, किसी में हाइपोथायराइडिज्म जैसे भी ये बात हो रही थी वो है, या पिछली बार किसी का प्रसव जो है वो रिस्क उसमें हुआ था, कोई खतरा हुआ था, कभी बच्चे की मौत हो गई थी या अबॉर्शन हो गया था। तो ऐसी महिलाओं को और भी अधिक बार संपर्क करना चाहिए अपनी एएनएम बहन जी का और अपने चिकित्सकों का। तो प्रत्येक माह भी अगर जाएंगे तो बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी डायबिटीज़ की बात करी, कोई महिला अगर उसको डायबिटीज़ है तो उसको गर्भधारण से पूर्व भी क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उसके बाद भी किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को प्रभावित करती है। इसलिए यदि कोई महिला पहले से ही डायबिटिक है, मधुमेह से पीड़ित है, तो उसको तो सावधानी और भी ज़्यादा रखनी ही चाहिए। लेकिन गर्भावस्था अपने आप में एक ऐसी परिस्थिति पैदा करती है कि जो महिलाएं सामान्य हैं उनमें भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि अगर 100 महिलाएं टोटल हैं तो उनमें से 10% महिलाएं जो हैं वो गर्भावस्था में डायबिटीज़ वाली हो सकती हैं, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम कहते हैं। साथ में ही इन 10 में से एक महिला आगे भी हमेशा के लिए डायबिटिक हो सकती है। तो यदि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो चेकअप हम 18 मंडलीय मुख्यालयों में अभी कर चुके हैं उसकी शुरुआत, इवन हमारी एएनएम बहन जी भी उसकी जांच कर रही हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि वो महिला जो है गर्भवती है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ से पीड़ित हो रही है, तो उसको जो भी उपचार उनको सुझाया जा रहा है, इंजेक्शन इंसुलिन का लगता है वो, या खान पान की सलाह, वो बिल्कुल नियम से पालन करनी चाहिए। और हम ये पाते हैं कि अगर नियम का पालन किया जाए तो गर्भावस्था के बाद कई बार जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ से पीड़ित महिलाएं हैं वो सामान्य जीवन व्यतीत करती हैं बिना किसी मधुमेह के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस अवधि में जो भी डॉक्टरी सलाह हो उसको माना जाए। जी, डॉक्टरी सलाह का पालन करिए और मधुमेह पीड़ित महिलाएं भी बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तो ये था आज का हमारा मिशन हेल्थ का फोन इन कार्यक्रम, जो आधारित था गर्भावस्था पंजीकरण एवं परिवार नियोजन पर। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते 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 में हमारा आज का प्रश्न है, गर्भावस्था पंजीकरण कब कराया जाना चाहिए? और आप अपने उत्तर हमें डाक या ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं और इसके लिए नोट कर लीजिए आप हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है missionhealth.ddupLko@gmail.com।
और डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए और इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।